नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके सामने ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकता है। क्योंकि माध्यम मैं जरूर होऊंगा, माध्यम टीवी9 जरूर होगा, लेकिन उस जानकारी को देने वाले जो शख्सियत हैं वो बड़े ही नामचीन हैं। उनका एक्सपर्टीज गजब का है। उन्होंने 1500 ऑपरेशन ऐसा किया है जिसको आजकल रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। तो समझ लीजिए कि रोबोटिक सर्जरी में भी जिसे 1500 ऑपरेशन करने का अनुभव हो वो कितना जानकार होगा, उसका अनुभव किस तरह का होगा। अगर मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो बहुत सारी डिग्री उन्होंने विदेश से ली है और इसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। पर आप समझ लीजिए कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, आपके कंधे में दर्द है, आपके नी में दर्द है, आप कंफ्यूज्ड हैं कि भाई कैसे ऑपरेशन कराएं, क्या वो मैन मेड ऑपरेशन हो, क्या रोबोट से ऑपरेशन हो, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्या मेरी बीमारी खत्म होगी या नहीं होगी, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। एक बार हड्डी में फंसे आप ठीक नहीं होंगे, आप एक बार जोड़ों में फंसे इसका कोई इलाज नहीं होगा। पर यकीन मानिए मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो आपके हर परेशानी का इलाज बता देंगे। और मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो आपकी नाउम्मीदी को उम्मीद में तब्दील कर देंगे। मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो आपके कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदल देंगे। इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव हैं, जिनकी डिग्री है MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स, एओ फेलोशिप है ऑस्ट्रिया से और फेलोशिप इन्होंने किया है जर्मनी और USA से। डिग्रियां इतनी हैं कि अगर मैं बताना शुरू किया तो लगता है शायद मैं क्वेश्चन पूछ नहीं पाऊंगा। इसलिए आप ये जान लीजिए कि बहुत सारी डिग्री लेने के बाद इनके पास अच्छा खासा अनुभव भी है। इसलिए डॉक्टर श्रीवास्तव TV9 के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और आपका जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि इन डिग्रियों का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि आप खुद एक्सपीरियंस आपका उसमें ना हो, जब तक कि आप पेशेंट की परेशानी समझ के उसका इलाज न करें। और उससे जो आप सीखते हैं वो इन डिग्रियों से कहीं ज़्यादा बढ़ के होता है। नहीं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपकी डिग्री बताने से पहले आपका अनुभव बताया, क्योंकि डॉक्टर और वकील अनुभवी ना हो और खासतौर पर जर्नलिस्ट भी अनुभवी ना हो, उसके बाल कुछ पके हुए दिखाई नहीं दे तो लोग गंभीरता से लेते नहीं। और बाल पकने का मतलब ये धूप में नहीं पकता, ये अपने प्रोफेशन में ही पकता है। इसलिए डॉक्टर साहब सीधा सवाल पर आता हूं। ये जो कंधों का दर्द, नी में दर्द, लोगों को रिप्लेसमेंट कराने की चुनौती, और वो इस बात से डर जाते हैं कि एक बार रिप्लेसमेंट करा लिया तो भी सॉल्यूशन नहीं मिलना है, ना कंधा उठ पाएगा, ना नी काम कर पाएगा, आखिरकार अब तो हमें जीवन से तौबा कर लेना चाहिए। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आप देखेंगे या आप अपने घर के आसपास देखते होंगे, काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे कंधे में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है। तो इसके पीछे सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि इन दर्दों का कारण क्या है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आपके घुटने, कंधे सब इफेक्ट होते हैं। ये एक जनरलाइज्ड प्रॉब्लम है जिसका एक जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस रही। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपके कंधे, घुटने सब दर्द होंगे और आप रिमेटॉइड का इलाज करेंगे तो ठीक होगा। लेकिन इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं विच आर स्पेसिफिक टू दैट जॉइंट, जैसे कि कंधे की प्रॉब्लम है, फ्रोजन शोल्डर है, या और मसल्स की प्रॉब्लम होती हैं। दीज आर स्पेसिफिक टू शोल्डर। उसी तरह घुटने की जो होती हैं, कुछ घुटने की प्रॉब्लम होती हैं जो कि स्पेसिफिक हैं नी के लिए। तो इस तरह से आप एक बार डायग्नोस करके उसका इलाज कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जो आज की तारीख में हमारे पास जो उपाय हैं वो कितने कारगर हैं और उससे हमारे मरीजों को कितना फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस नहीं, मैं वही चाहता हूं आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। और अगर स्वास्थ्य भी खत्म हो गया, हेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और आजकल हेल्थ को प्रॉपरली मेंटेन रखना और उसको बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। कहते हैं हम बहुत इवॉल्व तो हो गए, हम बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गए, लेकिन यकीन मानिए अस्पताल भी बड़े बड़े खुल गए पर लोगों की समस्याएं भी कम नहीं हुई।
इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम ये कहें कि नी आर्थराइटिस प्रॉब्लम इंडियन पॉपुलेशन में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि नी से जुड़ा जब भी कोई मामला आता है तो लोग घबराने लगते हैं। पहले तो बड़ा ही कॉमनली कहा जाता था साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया होगा, इसलिए जोड़ों में ग्रीसिंग नहीं हो पा रहा है, तरह तरह की समस्या है। लेकिन अब तो यह सुनने को मिलता है कि नी आर्थराइटिस इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, किस डॉक्टर के पास जाएं, कैसे इलाज कराएं, रोबोटिक सर्जरी कराना चाहिए या मैन मेड सर्जरी कराना चाहिए, बहुत तरह की भ्रांतियां होती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे दर्शकों की सारी भ्रांतियां आप दूर कर दें। तो जैसा आपने पूछा कि ये नी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, तो इसका आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 25 से 30% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन नी आर्थराइटिस से सफ़र करती है। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करें जो हमारी पॉपुलेशन है विच इज़ क्लोज टू 140 करोड़ नाउ, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी फॉर्म में घुटने की आर्थराइटिस से प्रभावित है। ठीक है, अब ये जो आर्थराइटिस हमें सुनने में इतना बड़ा लग रहा है कि 30 करोड़ 40 करोड़, ऐसा नहीं कि सबको सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। हाँ, उनके घुटने में जरूर दिक्कत है, लेकिन ये ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है, ज़्यादातर प्रॉब्लम हम अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करके और थोड़ी सी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। एक बहुत स्मॉल परसेंटेज होता है विच आई वुड से लेस देन 1%, 0.5% ऐसे होते हैं जिनको कि सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो ये पॉपुलेशन को जो आर्थराइटिस होती है ये दवाइयों से, एक्सरसाइज से ठीक हो सकती है। और जैसा आपने बताया, इसमें से भी ऑलमोस्ट 70% जो प्रॉब्लम होती है वो हम लेडीज में देखते हैं। नहीं, उस पर हम आएंगे, लेडीज की भी बात करेंगे, और लेडीज के बगैर तो कोई समाज, कोई सोसाइटी, कोई देश पूरा होता ही नहीं है, और उनकी भी समस्याएं बहुत सारी हैं। पर मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या अगर हमारे नी में प्रॉब्लम हो तो आपने कहा सीधा ऑपरेशन ही निदान नहीं है, क्या कैसे हम समझें कि हम उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं? कब हमें यह महसूस हो? मान लीजिए मुझे दर्द महसूस हुआ तो 40 के बाद लगता है, कई लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया, थोड़ा बहुत जो न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स में जानकारी मिलती। पर कैसे हम समझें कि ये अर्थराइटिस का सिम्टम है, और क्यों हम समझें कि अर्थराइटिस का सिम्टम है तो हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसका इंडिकेशन क्या होता है? जैसे आप हमारी एज बढ़ती है तो एज बढ़ती है तो हमारे बॉडी में वियर एंड टियर चेंजेस आते हैं। जैसा आपने डिस्कस किया था अपने स्टार्ट में कि लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं, दैट्स ऑल्सो एजिंग प्रोसेस। तो उसी तरह हमारे घुटनों में भी एज के हिसाब से चेंजेस आते हैं। ओके, नाउ ये जो चेंजेस आते हैं ये 50 के बाद थोड़े तेजी से आने शुरू होते हैं, बट सम डीजनरेशन कैन हैपन इन अर्ली स्टेज ऑल्सो। कब हो सकते हैं? सपोज आपको अर्ली चाइल्डहुड में या फिर यंग एज में कोई चोट लगी हुई हो जिसमें अंदर घुटने में लिगामेंट या फिर जो कार्टिलेज होता है उसमें डैमेज हुआ हो, तो अगर ये सारी चीज़ें हुई हों तो आपके केस में अर्ली आर्थराइटिस आ सकती है। अदरवाइज जो नॉर्मली एज रिलेटेड आर्थराइटिस आती है वो यूजुअली 50, 55, 60 के आसपास आती है। और शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है कि आप लंबा चलने में आपको दर्द हो रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ना हो तो फिर आपको दिक्कत हो रही है, पैरों में सूजन आ रही है। सो इनिशियली यू विल हैव पेन ऑन इंक्रीज्ड एक्टिविटी, पेन ऑन एक्सर्शन। यही चीज़ जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है देन यू विल हैव पेन एट रेस्ट, बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है, लेटे हुए भी दर्द हो रहा है। और उसके नेक्स्ट स्टेज में क्या आता है कि आर्थराइटिस की वजह से आप देखोगे कि आपके घुटने में डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो गई है। आप देखते हो कई लोग जिनकी एज ज़्यादा है उनके घुटने ऐसे टेढ़े हो गए हैं। सो वो एक्सट्रीम स्टेज है, एडवांस स्टेज है। बट जैसा आपने बोला कि इनिशियली कैसा पता चलेगा? वेल, पेन ऑन एक्सर्शन, ज़्यादा चलने पे, ज़्यादा एक्टिविटी करने पे, स्पोर्ट्स खेलने पे। पहले मेरे को दर्द नहीं होता था, अब दर्द आजकल हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है। पेन इन होल बॉडी और पेन इन नी, कैसे, मतलब कैसे, किस तरह का दर्द? अभी हम नी के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं। राइट, स्पेसिफिकली नी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत हो रही है, बट सपोज किसी की एज 40 है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी मसल्स वीक हैं उसकी वजह से भी हो सकता है।
सो इनिशियली हम जस्ट बोलते हैं कि आप एक्सरसाइज करो और मसल स्ट्रेंथनिंग लाओ, और अगर आपका पेन ठीक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर पेन परसिस्टेंट है, स्वेलिंग हो रही है, परसिस्टेंट है पेन, तो उस केस में हम एक्सरे वगैरह करके डायग्नोस करते हैं कि वेदर उस व्यक्ति को आर्थराइटिस हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। अब एक बात बताइए, कई बार ये भ्रांतियां रहती हैं कि हमें मशीन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और आपका रोबोटिक सर्जरी का 1500 ऑपरेशन करने का अनुभव है। रोबोटिक सर्जरी क्या मैन मेड, कंप्लीट मैन मेड सर्जरी से क्यों बेहतर है? क्यों इसको अपनाना चाहिए? ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी। दैट मीन्स कि ये सर्जरी जो है सर्जन ही कर रहा है, लेकिन रोबोट की मदद से कर रहा है। रोबोट की मदद से उसे क्या फ़ायदा हो रहा है? रोबोट की मदद से उसे एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल रही है उस पेशेंट के घुटने के बारे में, उसके डायमेंशंस के बारे में, और प्लानिंग करने में उसको हेल्प मिल रही है। और रोबोट की मदद से उसने जो प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूशन में हेल्प मिल रही है। सो बेसिकली सर्जरी तो सर्जन ही करता है, लेकिन रोबोट की मदद से जब करता है तो उस सर्जरी की जो सटीकता है, जो एक्यूरेसी है, वो बढ़ जाती है। एक सवाल जो हर पेशेंट मुझसे आके ये पूछता है जिसको नी रिप्लेसमेंट कराना है, कि मेरा घुटना कितना चलेगा, है ना? वो एक बहुत ही मतलब उस पेशेंट के लिए बहुत ही अहम सवाल है। और हमारा भी जो एम है ये क्या रहता है कि जो हम नी रिप्लेसमेंट करें उसमें पेशेंट की परेशानी दूर हो, चलना फिरना ठीक हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, प्लस ये इसकी लाइफ लॉन्ग चले। नहीं, पर सवाल सवाल इसमें यह भी उठता है ना, मेरे मन में भी सवाल है, भगवान न करे मुझे उससे गुजरना पड़े, लेकिन मेरे मन में भी सवाल है कि क्या रोबोटिक सर्जरी के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह चल पाऊंगा, या मुझे बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बड़ा टेक केयर करना पड़ेगा, मैं नॉर्मल इंसान की तरह चल ही नहीं पाऊंगा? सच्चाई क्या है वो बता दीजिए। बिल्कुल ठीक पूछा आपने। So first of all, a replaced knee can never match a natural knee. Okay? तो कोई भी बोले कि नहीं, घुटना चेंज होने के बाद मेरा घुटना जो मैं अपने प्राइम में था, 20 साल में था, 25 साल में था, वो हो जाए, वो नहीं हो सकता है ना? आपको बड़ा क्लियर रखना है कि आपके नी रिप्लेसमेंट का गोल क्या है। नी रिप्लेसमेंट यंग लोगों में तो होते नहीं है, 60, 65, 70 में होते हैं। तो हमारा जो एम ये रहता है कि पेशेंट का दर्द खत्म हो जाए, पेशेंट अपनी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जिसमें क्या आ गया, आपका स्नान करना हुआ, बाहर थोड़ा घूमना फिरना हुआ, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हुआ, घूमने फिरने जाना है, ड्राइव करना है, ये सब एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग बिना कोई दर्द के कर सके, और माइल्ड स्पोर्टिंग एक्टिविटी परस्यू कर सके। माइल्ड स्पोर्टिंग एक्टिविटी में आपका क्या आ गया? स्विमिंग हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हो गोल्फ खेल लो। तो ये सारी चीज़ें अलाउड हैं। लेकिन आप सोचो कि मैं क्रिकेट खेल लूँ, फुटबॉल खेल लूँ, बैडमिंटन खेल लूँ, नहीं, वो चीज़ नहीं अलाउड है। सो ये सारी एक्टिविटी आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद अलाउड है। एक चीज़ अक्सर जो बोलते हैं, हम भी बोलते हैं पेशेंट को, कि नीचे नहीं बैठना है, ज़मीन पे आलथी मालथी पार्क नहीं के बैठना है, उकड़ो होके नहीं बैठना है। हालांकि हम जो अब सर्जरी करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी से करते हैं, जो आज के तारीख में जो आज के जो पार्ट हैं, वो आपको ये अलाउ करेंगे। कभी ज़रूरत पड़े आप बैठ भी सकते हो, लेकिन रेगुलर नीचे बैठ के उठने में घुटने पे थोड़ा जोर ज़्यादा आता है। सो हमारा ये एम है कि ये जो नी रिप्लेसमेंट हो, ये इनकी लाइफ लॉन्ग निकाले। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कभी जरूरत हो तो बैठ जाइए, अदरवाइज ये एक्टिविटी आप अवॉइड करिए। तो मुझे लगता है मैं दर्शकों को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता दूं कि अगर आपने नी रिप्लेसमेंट कराया तो आप यकीन मानिए, और वो भी ऐसे डॉक्टर से कराया जिनका इतना अनुभव है, तो आप यकीन मानिए आप नॉर्मल जिंदगी तो जी सकते हैं, आप पेनलेस जिंदगी, दर्द रहित जिंदगी तो जी सकते हैं, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि 20 साल की उम्र की तरह आप जो है बैडमिंटन जंप करके खेलेंगे, फुटबॉल घंटों खेलेंगे, वो संभव नहीं है। और वो बड़ी ही ईमानदारी से
डॉक्टर श्रीवास्तव आपके सामने बता रहे हैं कि कैसे अपनी जिंदगी के बारे में आपको ख्याल रखना है, कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है और कैसे दर्द रहित जिंदगी आप जी सकते हैं और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये एक जो बड़ा ही सीधा सा आंसर इन्होंने दिया है कि दर्द रहित जिंदगी, पेनलेस जिंदगी आप 60-70 साल के उम्र में भी, क्योंकि जब आप सोते हैं तो भी दर्द करता है, आप थोड़ा भी मूव करते हैं आपको पेन होता है, लाइफ बोरिंग लगने लगता है, लाइफ बर्डनसम लगने लगता है। और अगर आप इससे दूर जाना चाहते हैं, इससे अलग हटना चाहते हैं, वापस जवानी जैसी जिंदगी पाना चाहते हैं, तो आप रोबोटिक सर्जरी करा सकते हैं, क्योंकि यह सर्जरी विद एक्यूरेसी होता है, यह विद प्रिसीजन होता है। इसलिए जो थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक की गुंजाइश होती है उसके चांसेस नहीं के बराबर हो जाते हैं। एम आई राइट डॉक्टर? आपने नटशेल में बहुत अच्छा बता दिया है, एग्जैक्टली यही है। इनफैक्ट हम हमेशा पेशेंट को ये बोलते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, दिस इज नॉट ए लाइफ सेविंग सर्जरी, दिस इज टू इम्प्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये एक सर्जरी है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। लेकिन पेशेंट की कई बार ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं उसके बाद सब कुछ कर पाऊंगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि विगरस एक्टिविटी वो चीज नहीं अलाउड होती है, उसके अलावा आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल है, ये प्रॉब्लम महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। अगर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है। क्या ये इसी सब कॉन्टिनेंट में ऐसा होता है या अक्रॉस द वर्ल्ड ये होता है कि महिलाओं में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पुरुषों में कम होता है, और इसकी वजह क्या होती है? हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है, स्पेशली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नी आर्थराइटिस। मैं कहीं पढ़ रहा था, मैं आपसे सवाल करने से पहले मैं भी कुछ रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ये ज्यादा प्रॉब्लम। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये ज्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं दोनों चीज पाता हूं कि महिलाओं में क्यों ज्यादा है और फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों ज्यादा है। तो महिलाओं में ज्यादा होने का रीजन 2-3 रीजन है। एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बायोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस कि एज वी नो दैट वीमेन में थोड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनोपॉज होता है, तो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो बेसिकली जॉइंट के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, और आफ्टर मेनोपॉज ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, तो एक उससे थोड़ा जॉइंट डैमेज ज्यादा होता है। सेकेंडली फीमेल्स में, फिर से मैं क्लियर कर दूं, डॉक्टर जिस हार्मोन की बात कर रहे हैं वो महिलाओं में हार्मोन होता है जिसको एस्ट्रोजन कहते हैं, प्रोनाउंस डॉक्टर अलग तरीके से कर रहे होंगे, और पुरुषों में एंड्रोजन्स होता है। एम आई राइट? तो जो महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है वो मेनोपॉज के बाद, यानी मासिक धर्म जब बंद होता है, तो इस हार्मोन्स का रिलीज नहीं के बराबर या कम हो जाता है, और उस वजह से महिलाओं में ये समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। आप आगे बताएं। दूसरा ये है कि जो लेडीज में कार्टिलेज का वॉल्यूम जो होता है वो भी थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से भी होता है, और कुछ बॉडी स्ट्रक्चर भी फीमेल में ऐसा होता है कि घुटने पे थोड़ा जोर ज़्यादा आता है। तो ये तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर आता है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू आर्थराइटिस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में जो न्यूट्रिशन पार्ट है, स्पेशली फीमेल का न्यूट्रिशन पार्ट थोड़ा सा लैकिंग है। सो स्पेशली हमारे डाइट में प्रोटीन और कैल्शियम जो होना चाहिए वो थोड़ा कम होता है, तो उसकी वजह से फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस एज वेल एज ऑस्टियोपोरोसिस दोनों ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से भी फीमेल्स में हम देखते हैं कि आर्थराइटिस थोड़ी सी मैं आता हूं, मैं ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भी बात करूंगा, पर आप ये बताइए कि फीमेल्स में भी आपने कहा प्रोटीन्स फीमेल्स कम लेती हैं या कैल्शियम कम खाती हैं, और खासतौर पर इंडियन पॉपुलेशन में ये ज्यादा देखा गया, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट? यस। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि फीमेल्स ज्यादा रिलीजियस होती हैं, बहुत लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, और ये एक बात कही जाती है कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आपको विटामिन B12 तो नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। तो क्या वेजिटेरियन जो महिलाएं हैं, क्या
उनके पास ये तरीका है, कोई माध्यम है जिसके जरिए वो प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा कर सके? नहीं, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि जो वेजिटेरियन हैं उनके पास प्रोटीन या कैल्शियम के सोर्सेज नहीं हैं, डेफिनेटली हैं। अगर आप सोया प्रोडक्ट्स देखें, मिल्क प्रोडक्ट्स देखें, तो उसमें भी होता नहीं, है। पर बहुत सारे तो आजकल वीगन डाइट्स के सपोर्टर हो गए हैं। वो बिल्कुल दूध भी नहीं लेना चाहते, उनके पास क्या ऑप्शन? सो ये सारे फैक्टर्स अगर देखिए, अगर इस तरह से है तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि अगर आपके डाइट से आपकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं आ रही है तो आपको उसके साथ साथ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना जरूरी है। हम जब ऑस्टियोपोरोसिस पे बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि हमारा जो स्पेशली लड़कियों में जो पीक बोन मास होता है वो 30 साल की उम्र में पहुंच जाता है। दैट मीन्स 30 इयर्स में किसी भी लेडी का बोन में सबसे ज़्यादा बोन मास होता है और उसके बाद से वो धीरे धीरे नीचे ही जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जो टीनेज गर्ल्स हैं, जो 20s में हैं, उनको उस समय कैल्शियम, साथ में विटामिन डी, प्रोटीन और एक्सरसाइज करके अपना पीक बोन मास मैक्सिमम रखना है, सो दैट कि बाद में उसका फायदा मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि बाद में आप नहीं कर सकते, लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से पीक बोन मास आपका 30 की उम्र में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमारे बेसिकली हमारे सोसाइटी, हमारे एजुकेशन, फैमिली मानी चाहिए कि भाई लड़कियों को भी प्रॉपर डाइट जिसमें कि रिच इन प्रोटीन, रिच इन कैल्शियम, एक समझ के ले कि हाँ मेरे को लेना है। सो देयर कम्स दिस, वो हमारे, अगर आप इंडियन डाइट देखें, अगर हमारी जो नॉर्मल इंडियन डाइट है, नॉर्मल इंडियन डाइट इज पुअर इन प्रोटीन एंड कैल्शियम। जो हम अपना नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, अगर देखा जाए तो हर आदमी को क्या दाल सफिशिएंट प्रोटीन प्रोवाइड नहीं कर सकता? बट यू हैव टू टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ दाल ना, सिर्फ एक कटोरी दाल में शायद नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आप, मेरा ये नहीं मानना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बैलेंस डाइट नहीं है, लेकिन एक बार आप ये समझ जाएं कि हमें प्रोटीन और कैल्शियम अलग से अपना सप्लीमेंट पूरा करना है, तो आप उस हिसाब से अपना डाइट फिर कंट्रोल करोगे। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी जो यूजुअल इंडियन डाइट है थोड़ी सी पुअर है। इसकी वजह से भी फीमेल्स में हम देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाया जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा पाया जाता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर रहता है और साथ में सोशल फैक्टर, और तीसरा चीज़ है एक्सरसाइजेस। दैट इज़ अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि आप जितना भी डाइट ले लें, जब तक आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी बोन्स को लोड नहीं करेंगे, तब तक उसमें स्ट्रेंथ नहीं आती है। सो एक्सरसाइजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फिटनेस ऑफ योर बॉडी एज वेल एज योर नी जॉइंट। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। राइट, आपने ये भी जवाब दे दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन भी है क्या नी आर्थराइटिस को मैनेज करने के लिए? बिल्कुल, बल्कि मैं बोलूंगा कि हमारे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो नी आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें हम नॉन सर्जिकल ऑप्शन ही रखते हैं। हार्डली 1% से कम लोगों को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी होती है जिससे हम मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करते हैं, जो कि घुटने को प्रोटेक्शन देती हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं कार्टिलेज के लिए, वो दिए जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी चेक करते हैं, अगर वो कम है तो उसको हम पूरा करते हैं। और कई केसेस में ये भी होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा एल्डरली लोग नी कैप लगा के घूम रहे हैं, नी ब्रेस लगा के घूम रहे हैं, उससे भी जॉइंट पे लोड कम आता है और आराम आता है। सो अब सपोज उनको थोड़ा सा पेन है, लेकिन अगर वॉक पे जाना है और नी कैप लगा के चल दिए, ऑर्थोसिस लगा के चल दिए, तो उनका काम चल रहा है। इसके अलावा इंजेक्शंस भी हैं घुटने की आर्थराइटिस के लिए, तो उससे भी काफ़ी आराम आ जाता है। तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि 95% लोग तो नॉन सर्जिकल ऑप्शन से ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, वो ठीक हो जाते हैं, पर मेरे मन में तो बहुत सारे सवाल हैं, पर एक सवाल अक्सर मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने 1500 ऑपरेशन किए और वो नी रोबोटिक सर्जरी आपने किया,
अब ऑब्वियसली आपने सर्जरी किया होगा तो एक्सट्रीम केस ही होगा, क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन होगा, तभी आपने सर्जरी ऑप्ट किया होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका सक्सेस रेट क्या है। बहुत लोगों के दिमाग में ये भी बातें होती हैं कि हम अगर सर्जरी करा लिए, बोन में नाइफ लग गया, तो उसके बाद हम ठीक हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कितना सक्सेस रेट होगा, किस तरीके से हम फिट हो पाएंगे। मन में ये बहुत सारी भ्रांतियां रहती हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। ओके, तो पंकज जी, इसका जवाब पहले तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स से देना चाहूँगा, है ना, और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर स्टैटिस्टिक्स में देखें तो इस सर्जरी के सक्सेस रेट को मोर देन 95% माना जाता है। ठीक है, इसके बाद कई पेशेंट जिनकी डिफॉर्मिटी होती है, जो पैर टेढ़े होते हैं वो सीधे हो सकते हैं, दर्द खत्म होता है, चलना फिरना हो सकता है, जैसा हमने डिस्कस किया कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2 से 3% इसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट्स हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन के थोड़े चांसेस होते हैं, या कई बार ये पार्ट जो हैं ढीले पड़ जाते हैं। तो ये जो रेट है, कॉम्प्लिकेशन रेट इज लेस देन 2 to 3% इन मोस्ट ऑफ द गुड सेंटर्स। जितने भी अच्छे सेंटर उनमें अगर हम देखें तो उनके कॉम्प्लिकेशन रेट। So you mean to say 97% is a success rate in good centers? यस, ओके। मैं आपको बताऊंगा सक्सेस रेट क्या होता है। एक सक्सेस रेट होता है डॉक्टर की तरफ से, एक सक्सेस रेट होता है पेशेंट की तरफ से, कि पेशेंट को कितना सक्सेसफुल लगता है। तो ये आप डॉक्टर वाला बता रहे हैं? ये डॉक्टर वाला, ये मैंने आपको पहले डॉक्टर वाला बताया जी, ठीक है। सो मेरे तरफ से क्या सक्सेस रेट हुआ कि मैं एक्सरे देखूंगा तो मैं बोलूंगा इम्प्लांट बिल्कुल सही पोजीशन में लगा है। ठीक है, मैं पेशेंट को जांच करूंगा, बोलूंगा बिल्कुल सही है। पेशेंट का घाव एक बार में ठीक हो गया, पेशेंट चल फिर रहा है, नॉर्मल चल रहा है, तो ये मेरी तरफ से सक्सेस रेट है। बट पेशेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो लिटरेचर में ये पाया गया है दैट देयर इज ए डिससैटिस्फैक्शन रेट ऑफ 10 to 15%। ओके, नाउ व्हाई इज दिस डिफरेंस बिटवीन ए सर्जन परसेप्शन एंड ए पेशेंट परसेप्शन? यस, है ना। सो यहां पे आता है आपका एक्सपेक्टेशन मिसमैच। पेशेंट एक्सपेक्ट करता है कि मेरे घुटने बदल गए तो यह बिल्कुल नेचुरल हो गए। ठीक है, हम उनको ये बताते हैं कि आपके घुटने आज की तारीख में, अगर आप 30 साल की उम्र में थे, आपके घुटने अगर 100 थे, आज की तारीख में ये 30 हैं, सर्जरी के बाद ये 90 पहुंचेंगे, 100 नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, पर अक्सर ये होता है कि पेशेंट को वो 100 से 90 दिखता है, उसको ये नहीं दिखता है कि मैं 30 से 90 पहुंचा हूं। सो दैट एक्सपेक्टेशन मिसमैच जो होता है, उसकी वजह से कई बार पेशेंट ये होता है। प्लस उसके साथ ये भी है कि कई बार पेशेंट की ऑस्टियोपोरोसिस होती है, कई बार थोड़ी स्टिफनेस भी हो जाती है, और उस तरह से डिजायर्ड रिजल्ट इतने नहीं आ पाते हैं। बट ओवरऑल अगर देखें, ऑन एन एवरेज आई वुड से 90 to 95% इसका सक्सेस रेट है। बिल्कुल। और आप ये सजेस्ट करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी ही पेशेंट को ऑप्ट करना चाहिए, अगर उसके पास ये रहे कि भाई, क्योंकि करते ये डॉक्टर ही हैं, रोबोट का असिस्टेंस लिया जाता है। मतलब ये गलतफहमी नहीं रखना चाहिए कि मशीन ही ऑपरेट करता है, डॉक्टर कुछ नहीं करते, और मशीन कहीं भी फॉल्ट कर सकता है, गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए हमें रोबोटिक सर्जरी पे नहीं जाना चाहिए। तो ये जो दूर दराज रिमोट एरियाज, ठीक है, डेवलप्ड जगह में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं तो वो इस बात को समझते हैं, लेकिन कई जगह पर इस तरह की भ्रांतियां होती हैं। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि अगर लोगों के पास ऑप्शन हो कि भाई आप अच्छे डॉक्टर के पास तो जाइए ही, लेकिन अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको ऑपरेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो सुविधा लीजिए, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगा, प्रिसीजन ज्यादा होगा। बिल्कुल पंकज जी, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए क्या है कि हर फील्ड में टेक्नोलॉजी तो आगे ही बढ़ रही है ना, और आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं वो मैटर करता है। ठीक है, सो ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि सर्जरी जो है आपकी सर्जन ही करता है, वो रोबोट की मदद से आपकी सर्जरी और एक्यूरेट तरीके से करता है। उससे फायदा आपको क्या होता है, अगर आपके जो इम्प्लांट हैं, है ना,
अच्छा, कई पेशेंट ये भी पूछते हैं कि भाई रिप्लेसमेंट सर्जरी है क्या आप घुटने निकाल के नया लगाते हो? सो वो नहीं होता है। आपके सपोज ये घुटने की लाइनिंग खराब हो गई है, हम उसको शेप देके उसके ऊपर कैप बैठाते हैं, उसी को रिप्लेसमेंट बोलते हैं। सो बेसिकली हम रीसर्फेस कर रहे हैं। तो जो रोबोट है वो हमें इस इम्प्लांट को प्रॉपर पोजीशन में बैठाने में हेल्प कर रहा है। अगर आपके इम्प्लांट एकदम प्रॉपर तरीके से बैठे हैं तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होगी, आपका पेन भी कम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये इम्प्लांट चलते लंबे समय हैं, इनकी जो लॉन्जिविटी है वो बढ़ जाती है। सो इसीलिए इसका यूज़ हम करते हैं रोबोट का, क्योंकि हम आपके पैरों में जो टेढ़ापन आ गया है वो सबका कैलकुलेशन अच्छे से कर पाते हैं, उसको सीधा कैसे करना है, इम्प्लांट को किस एंगल में लगाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें रोबोट से ज़्यादा अच्छे से मिल पाती है। और उसकी मदद से हम आपका जो इम्प्लांट है और प्रॉपर पोजीशन पे और एक्यूरेसी से बैठा पाते हैं, ताकि आपकी रिकवरी भी फास्ट हो और ये जो इम्प्लांट है ये लंबे समय चले भी। एक बात अक्सर होती है, क्योंकि आजकल आप देखें इंडिया को ये भी कहा जाता है डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, तो जो बहुत सारे पेशेंट डायबिटिक हैं और उनको ये रोबोटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो ये भी कहा जाता है कि जो ऑर्थोपेडिशियन होते हैं वो ऐसे स्ट्रांग मेडिसिन देते हैं और जिस वजह से उनका डायबिटीज बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होता है। ये सारी भ्रांतियां, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं। तो आप ऐसे पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे जो डायबिटिक हैं, उनको अगर इसकी जरूरत है तो क्या उन्हें ये ऑप्ट करना चाहिए? क्या उनका डायबिटीज का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है, या इस तरह की मेडिसिन जो आप उनको ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन जो प्रोवाइड करते हैं, क्या उसका साइड इफेक्ट उनके शरीर में दिखाई पड़ सकता है? नहीं, आपने जो बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जैसा आपने बोला इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल और हमारी ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन डायबिटीज की शिकार है। और जो आप बोल रहे हैं ये सिर्फ भ्रांति नहीं, इसमें थोड़ी सच्चाई भी है। तो डायबिटीज के पेशेंट में वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सबसे पहले हम ये बोलते हैं कि ये सर्जरी सिर्फ घुटने के लिए नहीं हो रही है, सिर्फ आपके पैरों के लिए नहीं हो रही है, ये आपकी टोटल लाइफस्टाइल के लिए हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करो। तो शुगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको पता है कि वो HbA1c 3 महीने का एवरेज जो देखा जाता है, तो वी एंश्योर कि ये जो इनका 3 महीने का एवरेज है वो एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे है, तभी हम करते हैं। और अगर वो नहीं है तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप अपना डाइट कंट्रोल करो, एक्सरसाइज करो, अपने फिजिशियन की सलाह लो, ताकि आपका शुगर कंट्रोल रहे, और उसके बाद ही हम ये सर्जरी करेंगे। अदरवाइज आपकी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। सर्जरी के बाद डेफिनेटली बिकॉज ऑफ एनी स्ट्रेस शुगर बढ़ता है, सो उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम तैयारी रखते हैं। वी आर ऑलवेज दिस इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सर्जरी इज ऑलवेज अ टीम वर्क, है ना। मैं सिर्फ एक पार्ट हूँ, मेरे साथ फिजिशियन, फिजियोथेरापिस्ट, एनेस्थेटिस्ट और डाइटिशियन सब इन्वॉल्व रहते हैं टू गिव अ गुड रिजल्ट। तो कोई भी डायबिटीज पेशेंट होता है उसमें हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं। वी एंश्योर कि उनका शुगर कंट्रोल में है, उनकी दवाइयाँ उसी हिसाब से मॉडिफाई की जाती हैं, डाइटिशियन उसी हिसाब से लगते हैं। प्लस पेशेंट को हम बार बार ये बता के करते हैं कि देखिए आपकी सर्जरी तो हो रही है, लेकिन आगे भी चल के आपको अपना शुगर कंट्रोल रखना है, क्योंकि शुगर के पेशेंट जो हैं उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे 2 सवाल और करना चाहूंगा। अक्सर लोग ब्लड प्रेशर के भी शिकार होते हैं उस उम्र में जिस उम्र में इसकी जरूरत पड़ती है। तो चाहे वो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, चाहे किसी अंग में कैंसर से पीड़ित हो, और उनको भी रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है। वो आपके पास आते हैं और आप कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी की जरूरत है। क्या उनको ये ऑप्ट करना चाहिए? उनके लिए भी सामान्य तरीके से रोबोटिक सर्जरी हो सकता है, उनका भी नी रिप्लेसमेंट हो सकता है, उनका भी सोल्जर रिप्लेसमेंट हो सकता है जहां पेन है, आर्थराइटिस है। क्या संभावनाएं हैं, जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। तो सारे पेशेंट जिनमें कि हम नॉर्मल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उनमें हम रोबोटिक भी कर सकते हैं, और बल्कि अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट उसमें आ सकते हैं। ओनली कंडीशन जहाँ पे हम रोबोटिक की बजाय कन्वेंशनल रीड रिप्लेसमेंट करना चाहेंगे,
वो होता है अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक है, अगर उनकी हड्डियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उस केस में हम रोबोटिक सर्जरी थोड़ी सी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़े से फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा बाकी कोई भी कंडीशन जिसमें कि रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, उसमें रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करती है। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं कहूंगा जवाब, इंफॉर्मेशन डॉक्टर साहब ने दिया है आप सब तक, कि जिन लोगों में ओस्टियोपोरोसिस एक्सट्रीम कंडीशन में उनकी हड्डियां टूट सकती हैं, वहां पर रोबोटिक सर्जरी अप्लाई नहीं किया जाता है। पर आजकल ऑस्टियोपोरोसिस के लिए भी टाइम टू टाइम इंजेक्शन देते हैं। हाँ, अगर वो इंजेक्ट करके और ये देखा जाए कि उनकी कंडीशन ठीक है, तो फिर हम क्या रोबोटिक सर्जरी के लिए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वो चीज जा कर सकते हैं। है। हाँ। मेरा अंतिम सवाल, कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं में भी हड्डी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। ये 40, 50, 60 की तो बात हम कर रहे थे, पर हमारा डाइट इस तरह का हो चुका है कि बहुत सारे युवा भी आते हैं, वो झुक जाते हैं, उनके कमर में प्रॉब्लम है, उनके नी में प्रॉब्लम है, उनके सोल्जर में प्रॉब्लम है, वो पालथी मार के ढंग से बैठ भी नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं नी में प्रॉब्लम है। तो आखिरकार उनमें प्रॉब्लम है तो कम उम्र में हो क्यों गया? और कम उम्र में हो क्यों गया? तो क्या हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, खाने का स्टाइल, क्या ऐसा बदल गया है, या कोई जेनेटिक चेंज हो रहा है जिस वजह से बहुत सारे यंग पेशेंट आपको मिलते होंगे, कई सारे हॉस्पिटल्स में जाते हैं? तो मुझे लगता है जरा युवाओं के लिए भी एक मैसेज दे दीजिए और सच्चाई बता दीजिए, उन्हें आईना दिखा दीजिए कि बाकी जिंदगी तुम स्वस्थ होकर जीना चाहते हो तो क्या सब छोड़ दो, क्या अपना लो, क्योंकि स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो कुछ भी कमा लो, सब बेकार होगा। नहीं, यू आर वेरी राइट कि क्या है कि टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्थराइटिस इन ओल्डर पीपल। हमने अभी तक जो एजेड लोग हैं उनकी आर्थराइटिस के बारे में हमने डिस्कस किया। यंग लोगों में भी आजकल नी पेन, जॉइंट पेन पाए जाते हैं, और इसके ना दो वेरी डाइवर्स रीजन्स हैं। एक तो जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड इम्प्रॉपर डाइट। आज से 30 साल पहले हम अगर माल न्यूट्रिशन की बात करते थे, इसका ये मतलब होता था कि कम खाने को मिलता है ना, दुबला पतला एकदम सूखा सा बच्चा, गरीब आदमी, वैसा है। आज की तारीख में माल न्यूट्रिशन क्या है? ओबेसिटी, उल्टा हो गया है, ठीक है। और उसकी वजह से भी हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर आते हैं, जॉइंट में इंजरी होती है और दिक्कत होती है। सो वेट कंट्रोल, प्रॉपर एक्सरसाइजेस टू मेंटेन योर मसल्स आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको प्रॉपर डेवलप करना, एंड प्रॉपर डाइट। दीज 3 थिंग्स आर वेरी एसेंशियल। और आज की तारीख में यू सी द राइज ऑफ ओबेसिटी इन चिल्ड्रन, which is a very but this problem is much more higher in America. अमेरिका में तो हर दूसरा तीसरा आदमी मोटा है। Why should we follow America? अमेरिका में हम देख रहे हैं हेल्थ केयर वहाँ को तो बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। और अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें, अपना ट्रेडिशन देखें, हमारी डाइट और हमारी जो एक्टिविटी लेवल थी वो खराब हो रही है ना, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फॉलो देम इन टेकिंग ऑल दिस जंक फूड एंड एवरीथिंग। तो अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, हम अपनी एक्सरसाइज करें, अपना वेट कंट्रोल रखें, और साथ में बच्चों में तो सिर्फ इफ दे जस्ट फॉलो वन स्पोर्ट, वो एक स्पोर्ट फॉलो करें, देन ऑल्सो इट्स एनफ। बट प्रॉब्लम वही है कि जैसा आपने बोला सेडेंटरी लाइफस्टाइल, सो दैट ऑल दिस थिंग्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू जॉइंट पेन। ये एक चीज़ है। दूसरा चीज़ ये पाया गया है कि आज की तारीख में फिटनेस के प्रति भी लोगों का काफ़ी एक्टिविटी बढ़ गई है। लोग काफ़ी जिम जाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर आप प्रॉपर तरीके से नहीं करें तो आपको इंजरी होने के चांसेस और जॉइंट पेन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसको हम बोलते हैं ओवर यूज सिंड्रोम। लोग जाके 2-2, 3-3 घंटे जिम में बिताते हैं, विच इज़ नॉट गुड। दैट ऑल्सो कॉजेज हार्म टू योर बॉडी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले ये समझें कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए। आप अपना वेट कंट्रोल रखें,
प्रॉपर ट्रेनर के अंडर समझ के एक्सरसाइज करें या जस्ट एक स्पोर्ट्स खेलें, दैट विल बी अनफ, और अपना वेट कंट्रोल रखें। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये हम कब से सुनते आ रहे हैं, बट दैट होल्ड्स ट्रू फॉर यंग एज वेल एज एल्डरली। तो बिल्कुल। और कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो खास तौर पर आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं? तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसा हमने डिस्कस किया कि आर्थराइटिस में कुछ चीज़ें जो हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है ना, दीज आर नॉन मॉडिफाइबल, जैसे कि एज बढ़ना, फीमेल सेक्स, जेनेटिक फैक्टर, ये सारी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट देर आर थिंग्स विच आर अंडर यू, जो आपके कंट्रोल में है, जैसे कि एक्सरसाइज करना, वेट कंट्रोल करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना। आप ये सब चीज़ें करो तो आपकी आर्थराइटिस काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाएगी। अगर आपको कोई आर्थराइटिस डेवलप हो भी गई तो भी ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप दवाइयों से, एक्सरसाइज से ठीक रहोगे। और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती भी है तो आज की तारीख में सर्जिकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि आपके जो इसके रिजल्ट्स आते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, और अपनी जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी, अपनी नॉर्मल दिनचर्या है, बहुत अच्छे से कर पाओगे। जी हाँ, तो आपने सुना किस तरीके से डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, तो ये संत परमानंद हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और जिस तरीके से इन्होंने आपको बड़े ही साफगोई से यह बता दिया कि ओवर यूज आप करते हैं तो भी दिक्कत होगी, और लेस यूज करते हैं तो भी दिक्कत होगी, और जिंदगी का फलसफा भी यही है कि मैक्सिमम यूज ओवर यूज करिएगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेंगे तो भी आप आर्थराइटिस के शिकार हो सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आराम करने से आप स्वस्थ रहेंगे, आप कोई स्पोर्ट्स नहीं फॉलो करेंगे, जंक फूड खाएंगे, यकीन मानिए तो भी आप इसके शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपका मसल्स मजबूत नहीं होगा, और मसल्स मजबूत नहीं होगा तो आपकी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो युवा हैं उनमें इन दिनों बहुत ज्यादा समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जंक फूड खाते हैं, कोई स्पोर्ट्स फॉलो नहीं करते, मतलब कोई एक गेम आप प्रॉपरली नहीं खेलते हैं, अपना टाइम अक्सर आप मोबाइल, टीवी पर बिताते हैं, और कोई भी व्यायाम ढंग से नहीं करते, और बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, तो यकीन मानिए कम उम्र में भी आपकी समस्याएं कई गुना बढ़ सकती हैं। और इस समस्या से निजात पाने के लिए अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, इनके तरह के वेल एजुकेटेड, वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर से संपर्क करते हैं, तो आपको इन समस्याओं से निजात मिल सकती है। इसलिए पहले तो आप ये फॉलो करिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसी नौबत ही नहीं आने दीजिए कि आपको अस्पताल या किसी डॉक्टर के इर्द गिर्द घूमना पड़े, और अगर ऐसी नौबत आ भी जाए तो अच्छे से बीमारी को समझिए। जैसे ही इसके सिम्टम्स थोड़े भी दिखाई पड़ने लगे, आप फौरन एक्सपर्ट के पास जाइए, और एक्सपर्ट जिस तरीके से आपको सलाह दे आप अपना इलाज कराइए। यकीन मानिए हर समस्या का समाधान है, क्योंकि एक्सपर्ट्स के पास एक्सपर्टीज भी है, उनके पास प्रॉपर जानकारी भी है। तो डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।